Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, the topic we start today is the biomass energy. This is the second chapter of our course Renewable Energy System. So let's start. First of all, we should introduce what is the biomass energy. The term biomass energy is that energy which can be derived directly or indirectly from biological sources. तो ऐसी एनर्जी जो कि हम लिविंग थिंग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से अचीव करें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उसको हम बायोमास कहते हैं. द टर्म बायोमास जनरली रेफर टू द रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मैटर generated by the plants through photosynthesis, in which solar energy combined with the carbon dioxide and water to form the carbohydrate, oxygen as shown in the figure. तो पूरी ये जो हमारी अर्थ प्लैनेट का सिस्टम है वो इसी तरीके से चल रहा है कि जो सूरज से आने वाली रोशनी है वो प्लांट अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में जो है इस सनलाइट की मदद से वो अपनी खुराक बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में, और ऑक्सीजन साथ साथ जो है आउट होती है. तो ये आप जो है सिस्टम जानते हैं, साइकिल जानते हैं, जिसमें फोटोसिंथेसिस से जो है वो ये चीज़ें होती हैं और जिससे पौधे जो है अपनी खुराक हासिल करते हैं, बड़े होते हैं. फिर इसी खुराक इन्हीं पौधों को खा के बहुत सारे जानवर जिंदा रहते हैं, फिर इन जानवरों को खा के दूसरे जानवर जिंदा रहते हैं, और उनको जो है फिर जो है इन तमाम की जो लाशें हैं जो जब वो मरते हैं तो उनसे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया जो है वो उसके ऊपर उनकी खुराक बनते हैं, और उन बैक्टीरिया की जो है जब वो बैक्टीरिया जो है वो पौधों के लिए खुराक के तौर पे फर्टिलाइज़र के तौर पे इस्तेमाल होते हैं. तो इस तरीके से जो है ये एक साइकिल चलता है. जो कार्बन डाइऑक्साइड है मुख्तलिफ ज़रिए से एटमॉस्फेयर में वो जाती है पौधों के पास और वहाँ से ऑक्सीजन बनती है, और वो ऑक्सीजन जो है वो और ये जो पौधों का रेजिड्यू है ये फिर यूटिलाइज होता है इंडस्ट्री में. तो इस तरीके से एक साइकिल चलता रहता है. Material having the combustible organic matter are also referred to as biomass. It contain कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो जितने बर्नेबल मटेरियल्स हैं जिनको हम जला सकते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर, तो उनको भी बायोमास कहा जाता है, क्योंकि इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती हैं ऑर्गेनिक मैटर्स में. तो अल्टीमेटली जब ये बर्न होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, वाटर भी बनता है, ऑक्सीजन के साथ मिलके जो है वो वाटर या कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं बर्निंग प्रोसेस में. तो ये जितने भी ऐसे मटेरियल हैं जो बर्नेबल हैं, जैसे मुख्तलिफ फसलों की क्रॉप्स के रेजिड्यूज होते हैं, बच जाने वाला भूसा जो होता है वो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है और उसको भी बायोमास कहा जाता है. इसी तरीके से इन इंडस्ट्रियल एरियाज इंडस्ट्रियल वेस्ट आल्सो कम अंडर द टॉपिक ऑफ बायोमास. तो ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होती है फैक्ट्रियों के अंदर सॉलिड फॉर्म में जो कि जल सकती है, जिसको जलाया जा सकता है, तो वो भी जो है बायोमास कैटेगरी में आता है. इसी तरह फॉसिल फ्यूल्स कैन आल्सो बी टर्म्ड एज ए बायोमास सिंस देयर आर द fossilized remain of plants that grew some million of years ago and are non-renewable in nature due to fast depletion of their limited resources. तो ये जो ऑयल, गैस, पेट्रोलियम जो है वो हमारे यहाँ से कोल ये निकलता है, तो ये भी एक हद तक जो है वो बायोमास ही कहा जा सकता है,
क्योंकि ये भी पौधों और जानवरों के जो रेजिड्यूज से जो बचा हुआ फॉसिल था उससे बने हैं, लेकिन इनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं। तब जाके, यानी कि ये जो आज से मिलियन ईयर पहले जो पौधे जानवर ज़मीन के अंदर दब गए मरने के बाद, तो उनकी हड्डियों और उनके लकड़ियों से जो है ये कोल और गैस बने हैं। तो इस प्रोसेस को दोबारा करने के लिए, दोबारा बनाने के लिए हमें फिर जो है मिलियन ऑफ ईयर चाहिए। तो इसलिए जो है अचीव तो ये रिसोर्सेज हमें हुए हैं इससे, बायोमास से, लिविंग थिंग से, लेकिन रीन्यूएबल नहीं कहते, इसलिए कि उनको दोबारा बनाने में फिर हमें जो है हजारों नहीं बल्कि लाखों साल चाहिए। Wood was the primary biomass fuel from the most pre-20th century societies. तो जो सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर जो बायोमास है वो है लकड़ी, दरख्तों की लकड़ी। तो ये दुनिया के हर कंट्री में, हर सोसाइटी में हजारों सालों से, जब से इंसान आया है तो ये लकड़ी को यूज़ कर रहा है। तो उससे हीट ले रहा है, उससे कुकिंग कर रहा है, उससे दूसरे काम ले रहा है। तो ये लकड़ी जो है सबसे प्राइमरी सोर्स है बायोमास का। द टर्म बायोमास इज रिलेटेड टू द क्वांटिटी of the all living matter from the five kingdom in biology. ओरिजिनली जो बायोमास की टर्म है वो फिट आती है तमाम लिविंग थिंग में के ऊपर। किसी भी लिविंग थिंग से अगर हम कोई एनर्जी अचीव कर रहे हैं तो वो बायोमास के अंडर आएगी। और जैसे कि बायोलॉजी के अंदर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 कैटेगरीज या 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। तो तमाम 5 किंगडम से अचीव की गई एनर्जी को बायोमास से ही रेफर किया जाएगा। तो दीज आर द 5 किंगडम इन बायोलॉजी: प्लांट्स, एनिमल, फंगी, बैक्टीरिया, अलजी। ये आप लोग सारे जानते हैं। तो ये जो 5 किंगडम हैं इनमें से किसी से भी, अगर बैक्टीरिया से हमें कोई एनर्जी मिल रही है, अगर कोई फंगी से मिल रही है, अलजी से मिल रही है, तो वो भी जो है हमारे बायोमास में आएगी। फॉर द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पीपल, बायोमास इज द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ज़्यादातर जो है कंट्रीज़ हैं, जो अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं, गरीब कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो है बायोमास ही वाहिद ज़रिया है उनके लिए एनर्जी अचीव करने का। वो देहातों में, जंगलों में जो रह रहे हैं, जिनके पास ना पेट्रोलियम है, ना गैस है, ना पावर प्लांट्स हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बायोमास के ज़रिए जो है जो एनर्जी अचीव कर सकते हैं उसी पे ज़िंदा हैं। डेवलपिंग कंट्री एज ए होल ड्राइव 35% ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द बायोमास। तो जितने अंडर डेवलप कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, पाकिस्तान भी उनमें शामिल है, तो इस तरीके के डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो डेटा लिया गया है तो 1/3, 35 तकरीबन 1/3 बन जाता है जो है एनर्जी वो बायोमास से ले रहे हैं। About 2/3 of the Earth's population are virtually dependent on the biomass for their cooking, heating, and the most of these people live in the rural areas. तो पूरी दुनिया का जो 2/3 पार्ट, तकरीबन 65 से 70% बन जाता है, वो जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनर्जी जो है वो बायोमास सोर्सेज से ही ले रहे हैं। और उन्हीं बायोमास सोर्सेज को यूज़ करके वो अपने लिए कुकिंग करते हैं, हीटिंग करते हैं, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर देहातों में रहते हैं और वहाँ पे बिजली जो है वो कम इस्तेमाल करते हैं। अगर मौजूद भी है तो वो कम इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा अपना कुकिंग का काम, हीटिंग का काम लकड़ी जला के या क्रॉप्स रेजिड्यू जला के जो है वो अचीव करते हैं। बायोमास एनर्जी इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट फ्यूल
for urban population, for agro industry, for urban industries, institution, restaurants, hostel, etc. तो बायोमास एनर्जी जो है सिर्फ देहातों में ही यूज़ नहीं होती, बल्कि शहरी इलाकों में, इंडस्ट्री में और बहुत सारी जगह पे यूज़ हो रही है। Therefore, it is a fuel used in nearly every corner of the developing world as a source of heat, particularly in domestic sector. Biomass energy include energy from all plants and animal। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन कि बायोमास एनर्जी है क्या। अब बायोमास का जो एक मेजर कंपोनेंट जो कि यूटिलाइज होता है वो है बायोगैस। आजकल बहुत पॉपुलर है बायोगैस और इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं, और हम देखेंगे कि ये बायोगैस है क्या और ये कैसे बनती है, और फिर आगे इसकी हिस्ट्री क्या है, कब शुरू हुई, किसने सोचा, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले व्हाट इज ए बायोगैस? Biogas is a combustible gas produced by an aerobic fermentation of organic material by the action of methanogenic bacteria as shown in the figure। तो बायोगैस एक ऐसी बर्नेबल गैस है, यानी ऐसी गैस है जो जलाई जा सकती है, और वो पैदा होती है ऑर्गेनिक मटेरियल्स की फर्मेंटेशन से। यानी कि फर्मेंटेशन क्या प्रोसेस होता है कि जो बड़े मालिक्यूल्स हैं वो टूट फूट के छोटे मालिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स के, तो वो कहलाता है फर्मेंटेशन प्रोसेस, जिसमें बिगर मालिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर मालिक्यूल्स होता है। अब इसमें आगे जो है दो तरह के फर्मेंटेशन प्रोसेस हैं, एक एरोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है और एक एनएरोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है। एरोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेस वो होता है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो एक बेसिक रोल अदा करती है इन मटेरियल को टूटने में और आगे नए बनाने में, और एनएरोबिक फर्मेंटेशन वो होती है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती। तो ये जो बायोगैस बनती है ये एनएरोबिक फर्मेंटेशन से बनता है, यानी कि वो फर्मेंटेशन प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन टेक पार्ट नहीं करती। तो नीचे जो है अगर आप देखेंगे तो ये एक पूरा ब्लॉक डायग्राम की मदद से चार्ट बनाया गया है स्टेप बाय स्टेप के किस तरीके से जो है ये प्रोसेस चलता है और कब हमें एट द एंड बायोगैस अचीव होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक मैटर जो है, जो प्लांट से हम अचीव करते हैं या जानवरों से, हम उनको डिवाइड कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन में। जो हम खुराक खाते हैं उनको भी हम इन तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। तो जब ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है। फर्मेंटेशन की जो पहली स्टेज है वो हाइड्रोलाइसिस है। तो उसमें क्या होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट्स जो हैं वो फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और प्रोटीन से जो है वो अमीनो एसिड बन जाता है। यानी आप किसी चीज़ को किसी बंद जगह पे रख दें तो वो गलना सड़ना जब शुरू करती है, तो वो उस गलने सड़ने का जो प्रोसेस है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस कहलाता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया एक्ट कर रहे होते हैं और वो उनको छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को अगर आप कुछ अरसा बंद जगह पे ऑक्सीजन के बगैर वाली जगह पे रखेंगे तो बैक्टीरिया उसको शुगर में कन्वर्ट कर देंगे, फैट से फैटी एसिड बन जाएंगे, प्रोटीन से अमीनो एसिड बन जाएगा। फिर यही फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड और शुगर जब वहीं पे मौजूद रहेगी तो वो आपस में रिएक्ट भी करेगी और साथ साथ जो है बैक्टीरिया मज़ीद उसके ऊपर एक्ट करेंगे और फर्मेंटेशन का प्रोसेस जारी रहेगा,
तो हमें अचीव होंगे कार्बोनिक एसिड, अल्कोहल, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये जो प्रोसेस है वो कहलाता है एसिडोजेनेसिस, जिसमें शुगर, फैटी एसिड और अमीनो एसिड से कार्बनिक एसिड, अल्कोहल, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया बनते हैं। अब जब ये बन गया इस स्टेज पे, तो ये जो है मजीद आपस में रिएक्ट भी करेंगे और इनकी मजीद स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्जन भी होगी। तो फिर जो है एसिटोजेनेसिस प्रोसेस उसको हम कहेंगे, उस स्टेज को। तो उसमें हाइड्रोजन बन जाएगी, एसिटिक एसिड बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। आप देखेंगे कि यहाँ से चलते चलते ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल जो है वो स्मॉलर साइज होते जा रहे हैं। उनके अंदर जो है एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम की तादाद कम होती जा रही है। तो हाइड्रोजन जो है 2 मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड 3 मॉलिक्यूल है, एसिटिक एसिड थोड़ा सा लंबा है, फार्मूला ज़्यादा मॉलिक्यूल वाला है, लेकिन ये भी अगले स्टेज पे जाके ख़त्म हो जाएगा और ये भी टूट के आगे हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके मीथेन बना देगा। तो हाइड्रोजन ये आगे जाके मेथेनोजेनेसिस प्रोसेस के ज़रिए जो है वो मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारा जो है कुछ अर्सा जब ये चीज़ें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन को हम रखेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप टाइम के साथ साथ जो है वो एट द एंड हमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड अचीव होगी, जिसको हम बायोगैस कहते हैं। The approximate composition of the biogas, which could vary according to the external conditions shown in the table. तो जो बायोगैस हमें एट द एंड अचीव हो रही होगी उस कंटेनर के अंदर से, उसको जब हम एनालाइज करेंगे उस गैस को, तो उसके अंदर मीथेन, जैसे कि हमने पीछे देखा है, वो मेजरली अचीव होगी और वो हो सकती है 50 से 70%। कार्बन डाइऑक्साइड एक और मेजर कंपोनेंट है, वो 30 से 40% हो सकती है। फिर हाइड्रोजन कुछ मिकदार में पाई जाएगी, जो यानी 5 से 10%। नाइट्रोजन वहाँ पे 1 से 2% हो सकती है। वाटर वेपर हो सकते हैं उसके अंदर 0.3%। और कुछ मिकदार में यानी कि ट्रेसेस में, यानी जिसे हम परसेंटेज में नहीं शो कर सकते, लेकिन पार्ट्स पर मिलियन एक टर्म यूज होती है कि 1 मिलियन में कितना। जिस तरह परसेंटेज है 100 में से कितना पार्ट, तो वहाँ मिलियन में से कितना पार्ट, उस सूरत में जो है हमें हाइड्रोजन सल्फाइड भी मिलती है पीपीएम में। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ बायोगैस, कि ये बायोगैस कहाँ से टर्म यूज हुई, किसने कब इसको डिटेक्ट किया, किस तरीके से इसके ऊपर मुख्तलिफ काम हुए कि इस लेवल तक इसकी यूजेज पहुंची हम तक। तो बायोगैस की हिस्ट्री जब हम देखते हैं, तो बायोगैस इज कंपोज्ड ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। 2 मेजर गैसें होती हैं इसके अंदर, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम बात करेंगे जो मेजर कंपोनेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि मीथेन है, जो कि बर्नेबल है। कार्बन डाइऑक्साइड तो उल्टा, आपको पता है कि वो जलती हुई चीज़ को भी बुझा देती है। तो इसलिए मीथेन वो कंपोनेंट है जो कि बर्नेबल है। तो आगे जो है जब बायोगैस की बात की जाएगी, उसकी एनर्जी की बात की जाएगी, तो मेजरली फोकस मीथेन पे होगा। और आपने देखा भी है कि 50 से 70% जो कंपोनेंट है बायोगैस का वो मीथेन ही है। मीथेन को हम अपने यहाँ जो है नेचुरल गैस भी कहते हैं, जो कि सुई गैस की सूरत में हमारे हर घर में चल रही है। तो मीथेन विच यूज टू बी नोन एज ए मार्स गैस was reported to have been traced by the Alessandro Volta in the year 1776। तो सबसे पहले जो है मीथेन गैस को डिटेक्ट करने का जो सेरा है, इन्वेंट करने का जो सेरा है, वो
वोल्टा को जाता है कि उसने 1776 में जो है इस गैस को ट्रेस किया। Humphrey Davy noted its presence in the farmyard manure in the 1808 और 1808 में डेवी ने जो है, ये अलेसेंड्रो वोल्टा है जो कि किताब लेके बैठे हैं और ये हमारे हम्फ्री डेवी की पिक्चर है। तो इसने 1808 में देखा कि जो एनिमल फार्म होते हैं उनमें जो एनिमल का वेस्ट पड़ा होता है वहां से गैस निकल रही होती इसको, जो कि मीथेन गैस है। उसके बाद जो है ओलिसिस गायोन, a student of Louis Pasteur, demonstrated the production of methane of an aerobic fermentation before the Society of Physical and Natural Science in 1883। ये जो बाबा सा नजर आ रहा है सफेद दाढ़ी वाला, ये मशहूर साइंटिस्ट लुइस पास्चर का स्टूडेंट था। तो इसने 1883 में साबित किया कि जो है ये जो मीथेन गैस है इसको फर्मेंटेशन प्रोसेस के ज़रिए पैदा किया जा सकता है। और इन 1884 लुइस पास्चर, presenting the work of his student before the Academy of Science, concluded the microbial fermentation could be the source of energy for cooking and lighting। तो ये जो साइंटिस्ट एंड पे आपको नज़र आ रहा है ये लुइस पास्चर है और 83 में उन्होंने बताया कि ये मीथेन गैस कैसे पैदा की जा सकती है और 84 में उन्होंने फिर प्रेजेंट किया कि इस मीथेन गैस की मदद से हम कुकिंग भी कर सकते हैं और इससे हम जो है रोशनी भी हासिल कर सकते हैं, कैंडल के तौर पे भी इसको यूज किया जा सकता है। Just after the Second World War, when the Germans faced an energy crisis due to the shortage of firewood, coal and petroleum, biogas plant feed with the cow dung were established with success। तो ये अगर आप पिक्चर देखें तो यहाँ पे आपको पहली पिक्चर में एक तबाह हाल कंट्री नज़र आ रहा है, जर्मनी, जो कि दुनिया में उस वक्त सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री था। सेकेंड वर्ल्ड वार में जब वो हार गया तो वो बिल्कुल ही तबाह हो चुका था। तो उसकी वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होने के बाद जब वहाँ पे उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई तो उनके जो पेट्रोलियम और कोल और लकड़ी जो थी वो उसकी शॉर्टेज हो गई और मुल्क में एनर्जी की ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही थी। तो उनके साइंटिस्ट ने बायोगैस प्लांट्स बनाए और जिसमें उनके जो देहाती इलाके में जो फार्म हाउसेज में काउज होती थी उनके डंग के ज़रिए से ये बायोगैस बनाई गई और इस इतनी बड़ी मिकदार में बनाई गई कि उनके बहुत से इलाकों की एनर्जी की ज़रूरत पूरी हो गई। ये नीचे एक आपको प्लांट नज़र आएगा, तो ये एक पावर प्लांट है जो कि बायोगैस से चल रहा है। मीथेन गैस वाज यूज्ड टू रन 22,000 व्हीकल अप टू 1939। तो 1939 के इरा में जो है वो बहुत सारी गाड़ियां और बसें बनाई गई थी जो कि इसी बायोगैस पे चलती थी। ये पिक्चर एक आपको यहाँ पे दिखाई गई है, ये एक गाड़ी है आपको नज़र आ रही होगी और इसके ऊपर जो है आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा बैग नज़र आ रहा है और ये बैग जो है वो बेसिकली गैस बैग है और इसके अंदर बायोगैस मीथेन गैस फिल की हुई है। और ये जिस तरह हमारी गाड़ियों में सीएनजी किट होती थी गैस की, इसी तरीके से सीएनजी सिलेंडर होते थे। तो उस ज़माने में इस तरीके के बड़े बड़े बैग के अंदर जो है ये गैस भरी जाती थी और उसकी मदद से ये गाड़ियाँ चलती थी। China has made remarkable progress in the field of organic recycling and biogas since 1975। 1975 से जो है चाइना ने बायोगैस पे काम करना शुरू किया और अब जो है उसके बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो टोटली बायोगैस पे चल रहे हैं।
2-3 प्रोविंस जो हैं वो 100% बायोगैस फ्यूल पे चल रहे हैं। तो ये यहाँ पे एक जो है आपको दिखाया गया है बायोगैस प्लांट जो चाइनीज़ ने बनाया है और वो आपको नज़र आ रहा है। तो 1975 से चाइना ने बायोगैस के अंदर जो है वो काम शुरू किया और वो जो है इस वक्त दुनिया का लीडिंग कंट्री है बायोगैस यूटिलाइजेशन के हवाले से। अब थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान ने भी इस एरिया में कुछ किया है। द फर्स्ट बायोगैस demonstration in the Pakistan was installed during the year 1974 with an aim to demonstrate the utility of biogas technology to the policy makers। तो ये हमारे कुछ इंजीनियर्स ने इस तरह के बायोगैस प्लांट डिज़ाइन करके अपनी गवर्नमेंट को दिखाए कि इस तरीके से अगर हम ये प्लांट बनाएं तो हमारी जो है गैस की ज़रूरत जो है वो देहातों में और रिमोट एरिया में बड़े अच्छे से पूरी हो सकती है, ताकि जो है गवर्नमेंट इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करे। पाकिस्तान में ये 1974 में हो रहा है और चाइना में 1975 में हो रहा है। लेकिन चाइना जो है वो कहाँ पहुँच गया और अब हम देखेंगे पाकिस्तान ने क्या किया। देयर आफ्टर 1976, 21 China's type plant were installed on experimental basis in order to assess their working under climate condition of Pakistan। तो हमने 1974 में डिमोन्स्ट्रेट किए डिज़ाइन, गवर्नमेंट ने सुनी अनसुनी की। 1975 में चाइना ने काम शुरू किया और 1976 में ही एक साल बाद हमने चाइना से प्लांट मांगे कि आपने जो डिज़ाइन बनाए हैं वो हमें दें और हम उसको अपने मुख्तलिफ इलाकों में चेक करते हैं। आफ्टर द अप्रूवल ऑफ दिस डिज़ाइन 100 of biogas family unit were installed in the country at no cost basis। तो उसी ज़माने में जब ये 1976 में जब ये प्लांट लाए गए, चला के देखा गया, अच्छे चले, तो फिर जो है हमने सैकड़ों जो है इस तरीके के डिज़ाइन पाकिस्तान ने बना के जो है वो इंस्टॉल करवाए मुख्तलिफ घरों में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बट द ट्रेजिडी हेयर इन पाकिस्तान इज एट प्रेजेंट none of the biogas generation plant is working on commercial scale despite of capital investment of huge amount। तो हमने इतनी पुरानी इन्वेस्टमेंट की, हमने सैकड़ों वो डिज़ाइन बनाए, घरों में लगाए और कामयाब हुए, लेकिन उसके बाद हमने इस सेक्टर में मज़ीद कोई तरक्की नहीं की, जबकि दुनिया इसी टेक्नोलॉजी को मज़ीद बेहतर करते करते जो है वो इस 100 गुना बड़े प्लांट बनाने में कामयाब हो गई और चाइना जो है अब वो मेगावाट्स में बिजली जो है वो बल्कि गीगावाट्स में बिजली जो है वो जनरेट कर रहा है, गाड़ियों में यूज़ कर रहा है, और हमने जो है इसको आगे नहीं लेके गए। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वो शुरू में लगने वाले पाकिस्तान के अंदर बायोगैस प्लांट थे जिसके अंदर जो है वो हम डंग यहाँ से डालते थे और इस प्लांट से जो है इस पाइप के ज़रिए गैस निकलती थी। यहाँ पे जो है इसी मैकेनिज़्म को दिखाया गया है। ये एक गाय का डंग है, वेस्ट है, उसको हम इस तरीके से अंदर एक ड्रम टाइप स्ट्रक्चर में डालते हैं और वहाँ से हमें जो है कुछ अरसे बाद गैस मिलती है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी जला सकते हैं उस गैस की मदद से, और उसके अलावा हमें फर्टिलाइज़र मिलती है जो कि हम खेतों में यूज़ कर सकते हैं। There are three principal byproduct of anaerobic digestion। ये जो प्रोसेस है जिसमें बायोगैस पैदा होती है उसको हम एनाएरोबिक डाइजेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस से हमें 3 चीज़ें अचीव होती हैं। सबसे पहले तो हमें मिलती है बायोगैस। बायोगैस इज gaseous mixture comprising mostly of methane and carbon dioxide but also containing some amount of hydrogen and hydrogen sulfide।
Biogas can be burned to produce electricity, normally with an engine or micro turbine. The gas is often used in a cogeneration arrangement to generate electricity and use waste heat to the warm the digester or the heat of the building. तो गैस से जो है हम इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक छोटा सा जनरेटर है जिसके साथ एक गैस सिलेंडर है। अब इसके अंदर बायोगैस फिल की जाती है और उसके बाद जो है वो बायोगैस फिल होने के बाद ये गैस की बेस पे ये जनरेटर चलता है और आगे इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। इसी तरीके से आप नीचे देखें तो एक बड़ा प्लांट है जिसके अंदर यहाँ से बायोगैस आने के बाद एक टरबाइन रन होती है और टरबाइन के रन होने से जो है एक बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसके अलावा जो है जैसा कि हमने यहाँ बताया कि इसी बायोगैस को बर्न करके आप उससे हीट ले सकते हैं और उस हीट को जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं बिल्डिंग वगैरह को गर्म करने में, घरों को गर्म करने में, कुकिंग के लिए। Excess electricity can be sold to electricity supplier. Electricity produced by anaerobic digestion is considered to be green energy. तो जो बायोगैस की मदद से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो उसको ग्रीन एनर्जी में काउंट किया जाता है, ऐसी एनर्जी जिससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती। द सेकंड बाई प्रोडक्ट is a stable organic material comprised largely of lignin and chitin, but also of a variety of mineral components in a matrix of dead bacterial cell. तो पहली चीज़ जो हमें उस डाइजेस्टर से मिलती है वो है गैस, जिसको हम बायोगैस कहते हैं, लेकिन इसी डाइजेस्टर से हमें कुछ सॉलिड मटेरियल मिलता है नीचे जो कि कुछ अरसे बाद निकाला जाता है। तो वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह का मटेरियल होता है, इस तरह का भी हो सकता है। तो वो जो है इसमें ज़्यादातर लिग्निन और चिटिन टाइप के मटेरियल होते हैं और इन मटेरियल्स की जो वजह है वो डेड बैक्टीरिया होते हैं। सम प्लास्टिक में भी प्रेजेंट, और इसके अंदर कुछ प्लास्टिक के ज़रात भी होते हैं। दिस रिजेंबल डोमेस्टिक कंपोस्ट एंड कैन बी यूज्ड एज ए कंपोस्ट और टू मेक द लो ग्रेड बिल्डिंग प्रोडक्ट सच एज ए फाइबर बोर्ड। इन्हीं की मदद से जो है वो मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाए जा सकते हैं, जैसे कि फाइबर बोर्ड की एक एग्जांपल है। तो ये इन्हीं मटेरियल से बन सकता है और ये जो है फिर आगे मुख्तलिफ आपके फर्नीचर वगैरह में यूज़ होते हैं। और थर्ड बाई प्रोडक्ट इज ए लिक्विड। फर्स्ट गैस थी, सेकंड सॉलिड मटेरियल था, थर्ड जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगा। The liquid form that is rich in nutrients and can be excellent fertilizer depending on the quality of the material being digested. तो ये जो लिक्विड है ये एक्सीलेंट किस्म की फर्टिलाइज़र है और ये अगर आप पानी के साथ मिक्स करके अपने खेतों को देंगे तो बेहतरीन फर्टिलाइज़र होगी और आपके जो फर्टिलाइज़र की कास्ट है क्रॉप्स के लिए वो कम हो जाएगी और नेचुरल फर्टिलाइज़र होने की वजह से जो है ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आज इतना ही कि हमने देखा कि किस तरीके से बायोमास जो टर्म यूज़ होती है उसका इंट्रोडक्शन क्या है, वो किस तरह से अचीव होती है और उसमें फिर जो मेन उसका कंपोनेंट बायोगैस है वो किस तरीके से पैदा की जाती है और उसकी यूटिलाइजेशन
में जो उसके वेस्ट मटेरियल्स हैं वो किस तरीके से यूटिलाइज होते हैं, और बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट मीथेन है उसको किस तरीके से लोगों ने कब इन्वेंट किया और कैसे उसको आगे पॉपुलर किया और उसकी मुख्तलिफ तरीके से यूटिलाइजेशन की। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह आगे अगले लेक्चर में जो है हम बायोगैस प्लांट के डिज़ाइन के ऊपर बात करेंगे और उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पे बात करेंगे, और फिर जो है हम कुछ अदर बायोमास मटेरियल जो कि यूटिलाइज हो सकते हैं एनर्जी के लिए, उसके ऊपर बात करेंगे। तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू।